सभी साथियों को सादर नमस्ते। इंटरव्यू की श्रृंखला में अभी हमारे बीच में आज 2 से 3 लोग आने वाले हैं, 1-2 लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। तो ये जो साक्षात्कार है हम विशेष करके हिंदी और संस्कृत विषय के लिए रख रहे हैं। पहले हिंदी के 2 लोगों का, फिर संस्कृत के 2 लोगों का। तो बीच में हम ज़रूरत पड़ेगी तो गैप दे देंगे, लेकिन सभी जितने भी हिंदी संस्कृत के या पीआरटी के अन्य विषय के जितने भी अभ्यर्थी है, उम्मीदवार है, वो इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो साक्षात्कार है उसमें भी कई कॉमन प्रश्न इस साक्षात्कार में मिल जाएंगे। अध्यापन है, केवल विषय का विषय वस्तु को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें प्रत्येक साक्षात्कार में समान रूप से पूछी जाती है। हमारे बीच में अभी जो उपस्थित है साक्षात्कार देने के लिए, मैं गायत्री चतुर्वेदी जी से अनुरोध करता हूँ आप अपना परिचय दें, उसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं। प्रणाम सर। हाँ जी। मेरा नाम गायत्री त्रिपाठी है। मैं उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के विद्यालय से प्राप्त की है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट मैंने क्रमशः 2002 और 2004 में यूपी बोर्ड से उत्तीर्ण किया है। स्नातक और परास्नातक मैंने क्रमशः 2007 और 2009 में गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से उत्तीर्ण किया है। और बीएड मैंने 2009 में अवध विश्वविद्यालय अयोध्या से उत्तीर्ण किया है। बहुत बढ़िया, चलिए अच्छा है। आपने बीए एमए में आपके क्या क्या विषय थे, आप बता सकती हैं? जी सर, आधुनिक गद्य था, हिंदी भाषा और लिपि, और विशेष में मेरे निर्गुण काव्य था। निर्गुण में जायसी और कबीर थे। अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी बात है। अब ये बताइए कि आपने हिंदी विषय को ही अपने जीविकोपार्जन के लिए, हिंदी अध्यापन के लिए क्यों चुना? सर, हिंदी विषय में मेरी शुरू से रुचि थी। मेरे पापा भी हिंदी के स्कॉलर थे। ये बचपन से ही मैं उनकी किताबें कभी कभी, जैसे कि कामायनी वगैरह, थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया करती थी। मुझे अच्छा लगता था। इस तरह मेरी हिंदी में रुचि ज्यादा बन गई। अच्छा, केंद्रीय विद्यालय में ही आप क्यों आना चाहती है हिंदी शिक्षक के रूप में? सर, केंद्रीय विद्यालय अपने आप में एक अच्छी संस्था है, और यहाँ आकर के केंद्रीय विद्यालय में टीचर जो हैं, अध्यापक जो हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त किए रहते हैं। यहाँ आकर मैं अपने व्यक्तित्व का भी विकास करना चाहती हूँ, और जो मेरा ज्ञान है वो बच्चों को देना चाहती हूँ। अच्छी बात है कि बीए एमए सभी लोग करते हैं हिंदी विषय में, और बहुत सारे लोग शिक्षक होते हैं इस विषय में, लेकिन आपका ही चयन केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक के लिए क्यों किया जाए? आप इस संबंध में अपनी सूटेबिलिटी टू द पोस्ट के बारे में क्या कहेंगी? सर, मैं कठिन परिश्रमी हूँ, धैर्यवान हूँ, सकारात्मक सोच रखती हूँ, और शिक्षा में नवाचारों का प्रयोग कर सकती हूँ। ऐसी कुछ गुण हैं मुझ में, जिसकी वजह से मैं चाहती हूँ कि मैं केंद्रीय विद्यालय में आऊँ और अपनी सेवा दूँ। अच्छा, शिक्षा में नवाचार की बात आपने कही। आप ये बताइए, हिंदी भाषा अध्यापन में आप क्या नवाचार करेंगी? अभी तक आपने कहीं ऐसा अनुभव है आपका, या आपने किसी नवाचार के बारे में सोचा है? सर, सोचा है, पर अभी तो थोड़ा थोड़ा है। जैसे सुबह मैं क्लास में जाऊंगी, जो अपना क्लास लेने, दिनांक लिखने के साथ मैं उस दिन में क्या विशेष है बच्चों को बताऊंगी, जिससे उनका जनरल नॉलेज भी थोड़ा सा मजबूत होता रहेगा हिंदी के साथ साथ। आपने हिंदी शिक्षक और टीजीटी के लिए आवेदन किया है, एप्लीकेशन दी है। आप ये बताइए कि इसके लिए आपने रिटर्न टेस्ट की तैयारी के समय कौन कौन सी पुस्तकों का अध्ययन किया? सर, रिटर्न के टाइम पे मैंने एनसीईआरटी को पढ़ा था। एनसीईआरटी में जो किताबें आपने पढ़ी है क्लास 6 to 10 तक, उनके नाम बताइए। क्लास 6 में सर बसंत भाग 1, 7 में बसंत भाग 2, और 8 में बसंत भाग 3 है। इनके पूरक किताबें हैं। बाल रामायण है 6 में, 7 में है बाल महाभारत, और 8th में शायद भारत की खोज है सर। अच्छा अच्छा, और 9th और 9वीं और 10वीं में है क्षितिज भाग 1 और क्षितिज भाग 2, और कृतिका भाग 1 और कृतिका भाग 2। अच्छा अच्छा, ठीक है। क्षितिज, आप इनमें से अगर आपको डेमो के लिए कहा जाए तो किस जी पुस्तक के, किसी कविता या किस भाग की आप
ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ाई करवा पाएंगी, डेमो दे पाएंगी। सर ऐसे मैंने 2-3 कविताएं तैयार कर रखी हैं, पर 6th क्लास का है वन के मार्ग में। वन के मार्ग में, चलिए इसके बारे में बताइए, समझा कर क्या पढ़ाएंगी बच्चों को। सर यहाँ बोर्ड तो नहीं है मेरे पास, मैं ऐसे बोल के पढ़ा दूं? हाँ, बोल के पढ़ा दीजिए, बिल्कुल 4 लाइन कविता की समझा कर उसकी व्याख्या कर दीजिए, बताइए। ठीक है सर। हम्म। सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी? ठीक है, ठीक है। पढ़ने के लिए तैयार हैं? चलिए बच्चों, आप लोगों ने रामलीला देखी होगी, या अभी लॉकडाउन था तो रामायण सीरियल आ रहा था टीवी पे, आपने देखा होगा। तो आपको पता है रामायण में कौन से मुख्य पात्र हैं? राम। और किसको 14 वर्षों के लिए वनवास मिला था रामायण में? राम जी को। ठीक है बच्चों, तो आज हमारा टॉपिक है, हमारा प्रकरण है वन के मार्ग में। आप लोग अपनी अपनी पुस्तकें खोल के रख लीजिए अपने सामने, और मैं कविता का सस्वर वाचन कर रही हूँ, आप लोग सुनिए और मेरे साथ साथ बोलते रहिए, दोहराते रहिए। पुरते निकसी रघुबीर बधु, धरि धीर दये मग में डग दोय, झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूखी गए मधुरा धरवै, फिर बूझती है चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करी हो कित होय, पर्ण कुटी करी हो कित होय, तिय की लखी आतुरता प्रिय की, किया अति चारु चली जल चोई। बच्चों, इस कविता को तुलसीदास जी ने लिखा है। तुलसीदास जो भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। ये पंक्तियां तो कवितावली से ली गई हैं और हमारी पुस्तक बसंत भाग 1 में वन के मार्ग शीर्षक से उद्धृत है। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी बताते हैं कि जब माता सीता भगवान श्री राम के साथ वन में जाती हैं तो उन्हें कैसे कैसे कष्ट मिलते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि पुरते निकसी रघुबीर बधू, धरि धीर दये मग में डग दोय। माता सीता जब वनवास तो असल में सिर्फ श्री राम जी को मिला था, लेकिन उनके अनुज भ्राता लक्ष्मण और माता सीता उनकी पत्नी हैं, जिद करके उनके साथ जाने को तैयार होती हैं। जब भगवान बहुत समझाते हैं उनको कि आप मत जाइए, जंगल में आप नहीं रह पाएंगी, आप महलों की राजकुमारी हैं, पर वो किसी तरह जिद करके मानती नहीं है और साथ में जाती हैं। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि पुरते निकसी रघुबीर बधू, धरि धीर दये मग में डग दोय। जैसे ही नगर से वे बाहर निकलती हैं और मार्ग में 2 ही कदम आगे बढ़ाती हैं, बड़े ही धीरज के साथ। धीरज के साथ क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वो जिस रास्ते पे जा रही हैं, जहां वो जा रही हो, कोई 4-6 दिनों की यात्रा नहीं है, बड़ी लंबी यात्रा है, 14 घंटों की लंबी यात्रा है। और जब हम कभी बड़ी यात्रा के लिए निकले, इस तरह माता सीता हमें यह संदेश भी देती हैं, हमें यह शिक्षा भी देती हैं कि जब भी हम जीवन में किसी बड़ी यात्रा या बड़े उद्देश्य के लिए निकले तो धैर्य को धारण करके निकले। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूखी गए मधुरा धरवै। कहने को तो वो 2 कदम चली थी यहाँ, लेकिन बच्चों यहाँ ये 2 कदम मुहावरा है। असल में वो कुछ दूर चली रही होंगी, कुछ दूर चली थी। तैसे ही सुकुमारता के कारण उनके माथे पे जल की कनी मतलब होता है जल की बूंदे, यानी पसीना झलकने लगता है, जो कि द्योतक होता है, परिचायक होता है थकावट का, श्रम का। और इस तरह प्यास के मारे उनके दोनों मधुर होठों के पुट भी सूख जाते हैं। अब वो पूछती हैं, सीधे सीधे पूछ नहीं पा रही अपने पति से कि आप अपनी पर्ण कुटिया कहाँ बनाइएगा, पर इशारों में ही पूछती हैं कि फिर आगे लिखते हैं कि फिर बूझत है चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करिहो कित होय। धीरे से पूछ रही हैं कि आप अपनी पर्ण कुटिया कहाँ बनाइएगा, अभी और कितना चलना है, शेष है। क्योंकि जब घर से निकली होंगी तो शायद घर में ये बात हो रही होगी कि हम थोड़ी दूर चलेंगे और कहीं अपनी पर्ण कुटिया बना लेंगे, रहने लगेंगे। लेकिन जब वो आती हैं, मार्ग में चलते चलते थक जाती हैं, तो मन में यही विचार कर रही होंगी कि ये अपनी कितनी दूर अभी और चलेंगे, अपनी कुटिया कहाँ बनाएंगे। और जब उनसे रहा नहीं जाता है तो अपने पति से पूछने लगती हैं। आगे फिर पंक्तियां हैं, पियकी लकी आतुरता पियकी अखिया अतिचार चली जल को। इस तरह प्रभु जब श्री राम जब देखते हैं कि उनकी पत्नी जो सदैव से महलों की रहने वाली राजकुमारी हैं और उनके कारण से वनों का संकट झेलने के लिए निकली हैं,
तो उनके पीड़ा को देख के, उनकी आकुलता को देख के प्रभु श्री राम के सुंदर नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगते हैं। चलिए ठीक है, आपने जो ये समझाया, अभी कोई और इसमें हिंदी का कैंडिडेट नहीं है अगर उसमें कुछ कमी पूछते, लेकिन देखिए एक हमेशा ध्यान रखिए, आपने जो इसकी व्याख्या की अपने हिसाब से ठीक की, लेकिन जब भी हम विषय को पढ़ाते हैं, स्पेशली कविता जब भी पढ़ाते हैं, तो कविता की थोड़ी एक भूमिका आपने बहुत जल्दी शुरू कर दी कि रामायण में कौन कौन पात्र है, क्या है ना। बच्चों से देखो हम पूछे, ये पढ़ाना मतलब हमें भी एंजॉय फील होना चाहिए और बच्चे को भी एंजॉय होना चाहिए, मतलब हमें भी मज़ा आए, हम भी आनंदित हो बच्चों के साथ में। और हम आनंदित कब होंगे? जब बच्चे हमें आनंद लेते हुए दिखाई देंगे, जब बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, जब बच्चों के चेहरे पे जिज्ञासा होगी, वो जिज्ञासा बच्चों के चेहरे पे लाना, उसके बाद फिर पढ़ाना। और जब हम पढ़ाएं तो उनकी जिज्ञासा शांत हो और वो भी मज़े ले पढ़ते, हंसे भी और चिंता भी करें, तो हमें बड़ा मज़ा आता है। अगर मैं मान लो इसको कविता को पढ़ाता तो मैं क्या करता बता रहा हूँ, मैं बच्चों से पूछता, बेटा हर साल पे तो हमारे जो त्यौहार है, कौन कौन से त्यौहार होते आते हैं, स्पेशली हर जाति के त्यौहार होते हैं। जैसे अपन बता देते क्रिश्चियन का खास त्यौहार होता है, क्रिसमस डे होता है, इस्लाम में ईद वगैरह आती है, मुहर्रम वगैरह जो भी आते हैं, हिंदुओं में कौन कौन से त्यौहार आते हैं, तो सारे त्यौहार के साथ में एक त्यौहार निकलेगा रावण, एक सारा दशहरा, ठीक है ना। अब उनसे पूछेगा ये दशहरा क्यों मनाया जाता है, ठीक है ना। बच्चे खुद बताएंगे कि दशहरे के दिन जो है रावण को मारा जाता है, तो बताओ रावण को क्यों मारा, किसने मारा? तो ये बताएगा कि रावण को सीता जी को ले आया था इसलिए मारा, या राम ने मारा। और ये ऐसे प्रश्न लेते लेते हम आनंद लेंगे, चल तुम बताओ बेटा, तुम बताओ, अरे ये तुम बताओ, एक बच्चा एक ही जवाब देगा, ठीक है ना। तो हम सब बच्चों से धीरे धीरे कनेक्ट होंगे, और हो सकता है 2-4 मिनट लगे इसमें, फिर अब बात आ जाएगी कि राम ने रावण मारा और राम की पत्नी सीता को रावण ने लिया था, तो क्या रावण अयोध्या में लेने आया था, कैसे लेके गया? तो बोलेगी उनको वनवास हो गया था, वनवास किसने दिया था? तो सारी चीज़ें हमें नहीं बताना पड़ेगी, बच्चे ही बता देंगे कि भाई सीता को जो है ऐसे वनवास हुआ था। यहाँ थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी कि बच्चे जानते नहीं है ना कि कैकेयी द्वारा 2 वर का लेना, और ये तो ये हमें थोड़ा सा बताना है कि राम जिस माँ को सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे, वो उनकी सगी माँ नहीं थी, उनकी सौतेली माँ कैकेयी थी, राम की माँ कौशल्या थी। लेकिन ऐसा होता है कभी कभी कि उनके दिमाग में भर दिया कि राम राजा बन जाएगा तो तुम्हारा बेटा जो भरत है उसके साथ अन्याय होगा, तो उसने मंथरा के कहने में आकर के जो राम सबसे प्यारा था उसी को उन्होंने वनवास देने की जिद पकड़ ली। और क्योंकि उसने दशरथ से 2 वर मांगे थे, ऐसा प्रॉमिस किया था कि 2 कोई भी बात मैं तुम्हारी मानूंगा चाहे मेरे प्राण चले जाए, तो दशरथ ने उनको ये दे दिया। जब ये दे दिया तो राम को वनवास हो गया। तो उस वनवास की भी शर्तें थी कि राम राजा जैसा वो वेश धारण नहीं करेंगे, मुनियों का वेश धारण करेंगे, और मुनि जैसे कुटिया बनाकर रहते हैं वैसे राम कुटिया बनाकर रहेंगे। तो राम अकेले जाने वाले थे, वनवास तो राम को हुआ था, लेकिन लक्ष्मण ने जिद पकड़ी और उनकी माँ सुमित्रा ने राम को जो है राजी कर लिया जाने के लिए, तो लक्ष्मण को ले गए। राम ने बहुत समझाया अपनी पत्नी सीता को कि मैं तुम माँ की जो है सेवा करो, यहाँ पे जो पिताजी रहेंगे अकेले उनको देखो, लेकिन पत्नी का पहला धर्म होता है पति का। उसने अपने कौशल्या जी को भी राजी कर लिया कि नहीं, अगर ये कह रही है तो तुम्हें राम इसको ले जाना पड़ेगा। और राम ये बात जानते थे कि राजा जनक की पुत्री जो सीता है वो बहुत ही कोमल शरीर की है। आज की आप ऐसा तुलना तो नहीं कर सकते किसी से, लेकिन ये सोच लो कि उनको जैसे सोच लो जैसे अंबानी की लड़की हो, लाडली दुलारी, और इतना सब ऐशो आराम हो, तो अंबानी तो कुछ भी नहीं था राजा जनक के सामने, ठीक है ना। या मान लो कि जैसे ऐश्वर्या राय की बेटी हो या कैटरीना कैफ हो, या जो भी इनके है, वो बताते हैं कुछ ऐसी फिल्म की जो बहुत लाडली हो और बहुत पैसे वाली हो, और उसको सही में वनवास दे दे कि जंगल में जाकर रहना है। अब परेशानी ये थी कि राम जंगल में जाने के लिए जब तैयार हुए तो राम से उनके पैरों के जो खड़ाऊ बोलते हैं, जो पैरों में लकड़ी का शूज़ पहनते हैं, तो वो भी भरत ने
रास्ते में ले लिए थे, लेकिन वो खड़ाऊ पहन के राम गए थे। तो सीता जी को भी चलना नहीं आता था, तो उन्होंने भी उसी तरह का पदवेश धारण किया, क्योंकि वो जो राजसी पदवेश पहनती थी वो नहीं पहना। और राम से उन्होंने वादे तो बड़े बड़े कर लिए, है ना, कि जैसे जहाँ जैसे तुम जाओगे वैसे ही मैं रहूँगी, और वैसा ही सब कुछ खाऊंगी पीऊँगी, और वैसे ही कुटिया में रहूँगी। वो तो ऐसे बोल रही थी जैसे कि पिकनिक मनाने जाना हो। वहाँ एक्चुअली ये सब तो था नहीं, लेकिन सीता की जो कल्पना थी उस समय, सीता राम की जो वो कल्पना, केवल वो कल्पना एक अलग होती है और हकीकत में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो बेटा, जब वनवास के ये स्टार्ट होने के समय में, जब राम अयोध्या छोड़कर चले, यहाँ बोला ना अयोध्या से बाहर वन की ओर चले, तो वन के मार्ग में सीता थोड़ी सी ही चली, है ना, क्योंकि राजा की पुत्री थी, आज तक कभी पैदल चली नहीं थी, रथ में चला करती थी, है ना, और इतना पैदल नहीं चली थी, तो थोड़ा वन के मार्ग में चली। तो वन के मार्ग जो होता है वो बड़ा कठिन होता है, उसमें पगडंडियाँ होती है, वो भी कांटों भरी होती है, और सीधे सीधे पैर, और वो जो पदवेश थे वो रख भी नहीं पाते, है ना। जी जी। तो ये अपने को यहाँ तक लाना है बच्चों को, कि जब वो चली, तो बेटा जब ये चलती है, तो उस समय जो सीता जी को पसीना आ गया, उनके उनको लगा कि अब थकी गई है थोड़ा चल के, तो उन्होंने सोचा कि चलो अब पत्ते की कुटिया कहाँ बनाना है ना। तो वो इतनी उतावली थी कि बस हम आ गए वन में, और अब पर्णकुटी बना करके हमें रहना है। तो यहाँ जो वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने, किसकी कविता है, तुलसीदास जी की है क्या, तुलसीदास जी की। है ना, कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ जो कहा है, ये वन के मार्ग में जो स्थिति बनती है राम और सीता के साथ में, इस स्थिति का वर्णन इस पेरे में, इस सवैया में, या इस छंद में किया गया है। अब बताओ कि ये छंद बेटा अवधी भाषा में लिखा है, आप खड़ी बोली हिंदी समझते हो, है ना। हाँ सब बच्चे समझते हैं क्या अवधी, चलो बताओ अवधी कौन कौन बच्चे समझते हैं, मुझे बोल के दिखाओ, मैं हमसे अवधी में बात करता हूँ, है ना। सर, एक क्वेश्चन और है अभी कि असल में तो ये सवैया असल में ब्रज भाषा में है, क्योंकि ये कवितावली से ली गई है। हाँ, गुड गुड, अरे ब्रज हो या अवधि हो, मैंने इसीलिए बोला है आपसे कि जब नहीं नहीं सर, ये एनसीईआरटी की बुक में भी अवधि ही दिया हुआ है, तो यही मेरा कंफ्यूजन है कि मैं वहाँ अवधि अवधि बताऊं। अवधि और ब्रज भाषा में बहुत ज़्यादा जी अंतर नहीं है। आपको जो भाषा है वो बताइए, लेकिन बच्चे उस भाषा से परिचित नहीं है, है ना। हाँ आप हाँ अगर उन बच्चों को तो बताओ, अभी मैं कविता पढ़ के समझाती हूँ, लेकिन बेटा आप ये बताओ कि ये पढ़ने से, आपके पढ़ने से समझ में आ रही है क्या, मेरी ज़रूरत है क्या इसको समझाने की। हर चीज़ बच्चों से बुलवाइए, देखो ये ब्रज में लिखी है या अवधी में या हिंदी में, कौन सी भाषा में, पढ़ के बताओ। तो बच्चे बताएंगे कि ये हमको इन सब के शब्दों का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। तो बहुत अच्छा, चलो कौन कौन से शब्दों का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो 10-20 शब्द निकलेंगे, आप चाक लो, बोर्ड पे लिखो कि चलो जिस बच्चे को जो शब्द समझ में नहीं आ रहा है, एक बच्चा एक शब्द बोलेगा, दूसरा बच्चा दूसरा शब्द। ऐसा इसलिए बोलना कि हर बच्चे का पार्टिसिपेशन हो पढ़ाने में। तो आप जी। 10-20 शब्द लिख देंगे, है ना। कहाँ से ये जो पंक्ति शुरू हुई, पहली पंक्ति बताइए मुझे, दो लाइन, दो शब्द इसके। उरते हाँ, निकसी ओके ओके रघुवीर। ओके ओके, आपको बताना है पुरते निकसी रघुवीर वधु, है ना। पुर से निकसी रघुवीर वधु, धरि धीर दिए मग में डगद्वे, यही लाइन है ना। तो हाँ अपन हाँ। बताएंगे बेटा ये पुर क्या होता है, नहीं मालूम, है ना। हम्म, तो पुर नहीं मालूम, कोई भोजपुर का होगा तो उसे भोजपुर मालूम है, लेकिन पुरते, अब निकसी का वो समझ जाएगा कि निकली, रघुवीर का भी समझ जाएगा, वधु का मतलब बता दीजिए, फिर भी वो समझ जाते हैं वर वधु का। तो पुरते निकसी रघुवीर वधु, तो पूर्व आप शब्द बोर्ड पे लिखेंगे। धरी धीर दिए मग में डग दे, धीर भी लिख लीजिए, सब लोग धीर का नहीं समझते, मग और डग भी आपको लिखना पड़ेगा। जी और हाँ। उनको बताएं बेटा मैं पहले इन शब्दों का मतलब आपको बता रही हूँ, ये सब लिख लीजिए, और आप इसके बाद जब मैं इसको समझाऊंगी तब इसका अंदाज आपको सही तरीके से अर्थ समझ में आएगा। तो आप बताओ, पुर का मतलब अयोध्या शहर के बारे में कहा गया है, नगर को पुर कहा गया है,
ठीक है। निक्सी का मतलब निकली है, वधु का मतलब उनकी रघुवीर की पत्नी है, बहू है। और उनको बताइए मग मतलब रास्ता, डग मतलब कदम, ठीक कदम। है ना। तो हम्म। भालकनी का मतलब भाल के ऊपर जो पसीने की बूंद आ गई है ना। जी। तो ये आपको भाल का बताना है। और इस तरीके से, और उनको पूछो कि जब भी आप वॉकिंग करते हैं तो सबसे पहले पसीना कहाँ आता है। नेचुरली बात है, वो इधर ही आएगा, भाल पे ही आएगा। तो आप पढ़ाते पढ़ाते उन बच्चों को इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आप उसको आपने जो समझाया ठीक समझाया, लेकिन बच्चों को ये चीज़, ये भूमिका बांधना है आपको, ठीक है ना। मुझे इसे, ये आपको आजकल। सब बताने में 10-12 मिनट लग गए, लेकिन आपको ये हाँ चीज़ हाँ सर, वही एक प्रेशर था कि कहीं मुझे वहाँ 3 ही 4 मिनट पढ़ाने को देंगे, तो इसलिए मैंने भूमिका छोटी नहीं कर नहीं, दी तीन थी। ही 4 मिनट पढ़ाने को नहीं देंगे। आप बार बार अभ्यास करके अपनी भूमिका को 3 से 4 मिनट में, 3 मिनट में ले आइए, फिर आप पढ़ाएंगे। जब आप बहुत बढ़िया तरीके से भूमिका और प्रस्तुति आपकी रहेगी, तब वो सामने वाला ही समझ जाएगा कि अरे इतना बढ़िया पढ़ा रही है मैडम, देखो इतना, इनको मतलब इतने सारे कठिन शब्दों का मीनिंग भी मालूम है बच्चों, इतना आसानी से समझा रही है, इनको तो ये भी मालूम है इसकी भाषा अवधी है या ब्रज है, या बच्चों को कैसे बताना है। उस टॉपिक को देखो किस तरीके से लेके आई और सारा बच्चों से उगलवा लिया। ये जो चीज़ है, ये हमेशा भूमिका, इंट्रोडक्शन, ये बहुत महत्व रखता है किसी भी चैप्टर को पढ़ाने के लिए। नहीं तो कोई भी टीचर जो है बोर्ड पे 2 लाइन लिख देना और समझा देना, व्याख्या कर देना है तो हर कोई कर लेगा। हम कॉलेज में एमए बीए में यही तो करते हैं। लेकिन जी छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए जो ज़रूरी है, वो भूमिका हमें मानना आना चाहिए, ठीक है ना। जी। चलिए, ये आपका पढ़ा लेंगे, कर लेंगे डेमो। और कभी आपके पास बोर्ड वोर्ड हो तो तैयार करके भेजना, तो मैं देखूंगा। अब मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे, 2-3-4 क्वेश्चन मैंने पूछे हैं। अब जी। आपसे इस एक आध और इसमें पूछ लेते हैं कि देखिए, हिंदी भाषा जो है, आज जी। आज भी बच्चे हिंदी भाषा में क्लास 11-12 में आके भी ठीक से एक एप्लीकेशन नहीं लिख पाते। और हिंदी भाषा सीखने वाले बच्चे बहुत कम होते हैं जो सही सही हिंदी लिख लेते हैं। बहुत सारी मात्राओं की, वर्तने की गलतियां करते हैं। इसका क्या जी। कारण है, और आप बच्चों की इस प्रकार की त्रुटियों को बच्चे ना करें और वो भाषा में अच्छे जो है विद्वान हो जाए, इसके लिए आप क्या करेंगी। संस्कृत में भी यही प्रश्न पूछा जा सकता है, तो जवाब आपको भी सोच के रखना है। कोई भी भाषा हो, स्पेलिंग मिस्टेक जो होती है उसके लिए आप लोग तैयार रहिए। कैसे बच्चों की इस त्रुटि को आप दूर करेंगे, बताइए। और इसके लिए बच्चों से मैं श्रुतलेख लिखवाऊंगी। हाँ। श्रुतलेख। हम्म। ये उत्तर देखो, श्रुतलेख में का इसका कोई उत्तर नहीं है। श्रुतलेख जी। बाद की प्रोसेस है। बच्चा गलतियाँ क्यों करता है मात्राओं में, क्योंकि उसे अल्फ़ाबेट ठीक से नहीं आते हैं, उसे वर्णमाला ज्ञान नहीं आता है। अच्छे अच्छे टीचर को भी पंचम वर्ण का उच्चारण नहीं आता है। उनको प्राइमरी में जिन टीचर ने अल्फ़ाबेट सिखाए, क ख ग घ ङ, स्वर व्यंजन, वो प्राइमरी टीचर को खुद का उच्चारण नहीं आता होगा। इसलिए आज भी बच्चा क ख ग घ के बाद अणा बोल देता है, च छ ज झ के बाद भी अणा बोल देता है, त थ द ध के न ड ड सबके बाद अड़ा अणा चलता रहता है उसका। मतलब उसको प्रॉपर, इसके लिए आपको बताना है कि बच्चों को मैं डायरेक्टली, जब मैं शिक्षिका के रूप में पहली बार क्लास में जाऊंगी तो उनका बेसिक नॉलेज चेक करूंगी, उनसे वर्णमाला लिखवा के देख सकती हूँ, बुलवा के देख सकती हूँ कि बच्चे प्रोनाउंसिएशन ठीक से करते या नहीं। और प्रोनाउंसिएशन के अनुसार मात्राएं लगाई जाती है ना, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ जो भी है, मैं ये उनको समझाऊंगी। उसके बाद ग्रामेटिकल दृष्टि से उन्हें शब्द भेद बताने के बाद बताऊंगी कि बेटा, क्रिया के बाद जब भी कोई की आती है वो छोटी होती है, संबंधवाचक जहाँ होती है वो बड़ी की होती है, सिंगुलर में है आता है वो बात बिना मात्राओं का बिंदी का आता है, प्लूरल का है हमेशा बिंदी वाला लगता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, जो मात्राओं के, जो अनुस्वार के, जो वर्णमाला के, ये मैं सबसे पहले क्लियर करूंगी। और अगर मैंने इसके लिए एक आध पीरियड दे भी दिए तो कोई बड़ी बात नहीं, बच्चों की गलतियां हमेशा के लिए सुधर जाएगी। और इसके बाद आता है आपका डिक्टेशन का, कि मैंने जो बताया सिखाया बच्चे ठीक से वो कर रहे हैं कि नहीं। इसके लिए मैं हर चैप्टर के स्टार्टिंग में डिक्टेशन लूँगी, श्रुतलेख लूँगी। और श्रुतलेख में जब जब मुझे लगेगा कि यहाँ बच्चे फिर भी मात्राओं की गलतियाँ कर रहे हैं, तो जो मैंने उन्हें समझाया वो फिर से
याद दिलाऊंगी और जहाँ गलतियाँ कर रहे हैं उसमें सुधार कार्य करवाऊंगी। इस प्रकार से धीरे धीरे मैं 1 महीने 2 महीने में बच्चों को वर्तनी में त्रुटि रहित उनको लिखना सिखा पाऊँ। ठीक है। ठीक है सर। ये आपका जो उत्तर, जब हम उत्तर देते हैं तो उत्तर इतना स्पष्ट, इतना सटीक होना चाहिए, लगता है कि ये आदमी जो जवाब दे रहा है दूसरे ने तो ये सोचा ही नहीं। और क्योंकि ये बात वो भी नहीं सोचते हैं ना भाई, नॉर्मल कॉमन कोई उत्तर दे रहा है, वो कॉमन उत्तर हम देंगे तो एवरेज मार्क्स हमको भी मिल जाएंगे। लेकिन हम अगर कुछ डिफरेंट करके बताते हैं, कुछ बढ़िया तरीके से आंसर देते हैं, बेहतर तरीके से आंसर देते हैं, तो उसका बात अलग होती है। ठीक है ना। चलिए, तो ये आपके मात्रा वर्तनी वाला हो गया। अब एक बताइए कि बच्चों की आज भी बड़ी कक्षाओं में जाने के बावजूद भी जो उनकी लेखन कला होती है, राइटिंग स्किल होती है, वो ठीक से निबंध नहीं लिखना सीखते, जबकि निबंध चौथी पाँचवीं से ही शुरू हो जाता है, अनुच्छेद लेखन। 11 12 में 9 10 में आकर भी बच्चा बेहतर तरीके से अपने विचार हिंदी भाषा में नहीं लिख पाता, अपने विचार वो पत्र में नहीं लिख पाता, है ना। यानी बच्चे की जो मौलिक अभिव्यक्ति है हिंदी भाषा में आज भी अपेक्षा अनुसार नहीं होती। तो बच्चों की मौलिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए आप क्या प्रयत्न करेंगी, क्या प्रयास करेंगी कि जिससे बच्चे अपने स्वयं का जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड का उपयोग करके, प्रत्युत्पन्न मति का और ज्ञान का उपयोग करके बहुत अच्छा लिख पाए। क्योंकि लिखने वाले, अच्छा सोचने और अच्छे लिखने वाले बच्चों की बहुत कमी है। बताइए आप क्या करेंगे इसके लिए। सर इसके लिए तो सबसे पहले तो जो किताब मतलब जो हम पाठ पढ़ाएंगे, उसके बाद में जो अभ्यास कार्य दिए हुए हैं उनसे या बच्चों ने उस कविता या जो है गद्य जो भी है पढ़ के क्या सीखा, बच्चों से हम थोड़ा थोड़ा सारांश करके लिखवाएंगे। ये मैंने जो पूछा है इस प्रश्न का उत्तर किसी भी चैप्टर से नहीं है। ठीक है ना। ये आउटकम्स वाली बात है कि पाठ पढ़ने समझने के बाद में बच्चा अपने विचार किसी निबंध के रूप में, किसी कविता के रूप में, किसी पत्र के रूप में कैसे मतलब प्रकट कर सकता है अच्छी क्वालिटी में। इसका जवाब ऐसे भी आप दे सकते हैं कि सर ये राइटिंग स्किल, लेखन कला जो होती है, ये बच्चों में अभ्यास से आती है ना। और ये बच्चों में चिंतन से आती है। और बच्चों को मैं अतिरिक्त पढ़ने के लिए दूंगी, उनकी पुस्तक जो है वो तो ठीक है ही, लेकिन इसके अलावा भी कोई अच्छी कहानी की पुस्तक या कुछ भी मैं कहानी या और भी कुछ मटेरियल पढ़ने के लिए दूंगी जो मोटिवेशनल भी हो सकता है। और उसके बाद मैं उन बच्चों से मैंने जो कुछ भी उन्हें विषय वस्तु पढ़ने को दी है, उसके लिए मैं कहूँगी कि बेटा आपने जो कुछ पढ़ा है, जो समझा है, या तो ये होगा। और मैं खुद भी कभी कभी कुछ कहानी या किसी टॉपिक पर अपने विचार प्रकट करूँगी, और प्रकट करने के बाद बच्चों को बोलूँगी अब आपको जो भी याद रहा है, जो भी आपने समझा है, जो भी आपको याद हो गया है या आप लिख सकते हैं, उसमें और मिला जुला करके तो मैं आपको समय दे रही हूँ, इतने मिनट में आप अपने विचार इस टॉपिक पर लिख दीजिए। ठीक है ना। तो बच्चों को ये बताया जाएगा कि जो भी आपके मन में आ रहा है, सबसे पहला काम है आपको उस पर लिखना। ठीक है ना। जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई है, आइडियाज़ मिल गए, आप लिख दीजिए नंबर 1। लिखने के बाद बोलूँगी अब इसको बेटा ठीक से अरेंज कीजिए, है ना। मतलब कहीं आप देखो इसमें कहीं आगे का पीछे, पीछे का आगे तो नहीं हो गया। तो कुछ भी लेखन कला अच्छे से करने के लिए पहले बच्चे अब इन्फॉर्मेशन को लिखना अपने दिमाग से सोचे, फिर उसको ठीक से ऑर्गेनाइज करना सोचे कि भाई कैसे इसको क्रम में अब हम रख सकते हैं। ठीक है ना। और उसके बाद में ये बच्चे जो है उसको बोले ठीक से अब आप इसको व्यवस्थित करो। ठीक है। अब इनको अब इसमें सुधार करो, करेक्शन करो, आप क्या कर सकते हो, है ना। और इसको व्यवस्थित एक रूप दे दीजिए और एक बार फिर देख लीजिए कहीं कोई गलतियां तो नहीं रह गई है। और इस प्रकार से जब उस बच्चे को ये चीज़ें लिखाने का अभ्यास किया जाएगा तो विचारों को व्यवस्थित कैसे करना है,
फैक्ट को लिखना कैसे है, कोई चीज़ को अपने ढेर सारा लिख दिया तो उसमें से अनावश्यक को हटाना कैसे है, ये जब मैं ये गतिविधि कक्षा में कराऊंगी तो डेफिनेटली बच्चों को अपने विचार, अपने भाव मौलिक रूप से लिखने में मदद मिलेगी। और मैं निरंतर प्रति सप्ताह एक न एक टॉपिक उनको ऐसा लिखने का अभ्यास कराऊंगी। तो डेफिनेटली सर 4-6 महीने में या साल के अंत तक बच्चों की मैं राइटिंग स्किल को इम्प्रूव कर दूंगी, ये मेरा पक्का विश्वास है। ठीक है ना? तो ये चीज़ें हैं, आप थोड़ा सोच समझ कर सभी शब्दों के आंसर दें। अब इसके बाद आप वो नॉर्मल चीज़ें हैं, देखो वाक्य के प्रकार है, संधि समास है, शब्द के भेद है, अर्थ की दृष्टि से अनेक प्रकार के शब्द भेद है, पर्यायवाची है ना? तो ये चीज़ें हैं आपको बताना है कि मैं सर शब्दों बच्चों की जो भाषा होती है ना, भाषा एक्चुअल में क्या है, शब्द है। ठीक है ना? और बच्चों की वोकेबलरी जितनी बढ़िया होती है, शब्द जितने रहते हैं, बच्चे लिखते और उनका लेखन और उनकी अभिव्यक्ति दोनों उतना ही बढ़िया होता है। इसलिए उनके विकास करने के लिए मैं पाठ्यक्रम के अनुसार भी और पढ़ाते समय भी शब्दों का परिचय अच्छे से करवाऊंगी। किसी भी कविता में, किसी भी पाठ में जो शब्द आते हैं उनका अर्थ बताने के साथ उसका विपरीत अर्थ क्या होता है, अगर कोई लोकोक्ति मुहावरा आया है तो उसका प्रयोग कैसे करना है, ये सारी चीज़ें उनको समझाऊंगी। तो डेफिनेटली उनकी वोकेबलरी बढ़ेगी और मैं नए नए आइडियाज़ और टिप्स दूंगी। जैसे मान लो पानी का पर्यायवाची जल है, वारी है, अम्बू है, तोय है। ठीक है? इन सब में धी लगा देने से सागर का पर्यायवाची बन जाता है ना? इन सब में द लगा दो, जलद, वारिद, नीरद, तो ये बादल का पर्यायवाची बन जाता है। ठीक है? तो ऐसे करके इन सब में ज लगा दो, जलज, वारिज, नीरज, तो ये कमल का पर्यायवाची बन जाता है। तो एक टिप्स है, ज्ञान है बच्चों को देना। तो ऐसे नई नई तरकीबें सर में बच्चों का शॉर्टकट भी इस तरीके से बताने की कोशिश करूँगी जिससे कि बच्चा शब्दों के साथ खेले। भाषा में जो जितना शब्दों के साथ खेलता है, शब्दों की इस गतिविधि में शामिल होता है, वो बच्चा उतना ही भाषा का अच्छा विद्वान बन के और भाषा का ज्ञान प्राप्त करके निकलता है। और उनके भाषा ज्ञान को इस प्रकार सुदृढ़ करने के लिए मैं केंद्रीय विद्यालय में अन्य सामान्य शिक्षकों की अपेक्षा थोड़ी विशिष्ट गतिविधियों का मैं आयोजन करूंगी और उनको साधारण से असाधारण और विशिष्ट बनाने का प्रयास करूंगी। जब आप बताओ तो बढ़िया से शब्दों का चयन करो, ऐसा लगना चाहिए कि विद्वान हम ही हैं और हम जो कर रहे हैं वो दूसरा जनरली नहीं करता है। हम ऐसा भी दावा नहीं करते, कोई नहीं करता, लेकिन हम भी बढ़िया बेहतर तरीके से करते हैं और वो क्वालिटी हमारे अंदर है जो केंद्रीय विद्यालय संगठन में भाषा की गुणवत्ता को बढ़ाने मदद। ठीक है ना? ठीक है सर। चलिए, तो अच्छी बात है। हमारा मैं सोचता हूँ कि ये मैंने एक संकेत दिया है हिंदी भाषा का। इसके पहले भी हमने हिंदी भाषा के बहुत सारे 4-5 साक्षात्कार कर चुके हैं, उनको भी आप देख लेना, तो उससे भी आपको एक अलग प्रकार का मतलब अच्छा नॉलेज मिलेगा और साक्षात्कार आपका ईश्वर करे सफल हो। आप एक हिंदी शिक्षिका के रूप में केंद्रीय विद्यालय ज्वाइन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम यहीं विराम देते हैं। ठीक है? और कोई आपके मन में प्रश्न है तो बताइए। सर अभी तो नहीं आ रहा है, कल फिर से बात करेंगे थोड़ा। जब आ जाएगा तब फिर कर लेना आप बढ़िया से। ऐसे ही कोई और जो भी समझाते हैं वो बताइए, क्योंकि क्लास 6 के बच्चों को आपने जो चैप्टर चयन किया है ना, वो उसका डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा है। वो बच्चे जनरली इतनी आसानी से समझ नहीं पाते, तो हमको उसके लिए भूमिका बनाना पड़ेगी। और बढ़िया अच्छा टॉपिक है, क्योंकि हर कोई रामायण के इस टॉपिक से या कवितावली के इससे परिचित जनरली नहीं होता है। तो ठीक है, अब ये हमारे साथ में 2 कैंडिडेट है। इसके बाद हम तुरंत संस्कृत का इनका ले लेते हैं 10-20 मिनट, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है और ये भी बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच गायत्री मैडम। और बढ़िया से निडर होके और अच्छे से साक्षात्कार दीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है ना। ठीक है सर।